नमस्कार, एवन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए पहले 15 दिन तक वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर सूचित किया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। देखिए, आप जानते हैं कि इस वर्ष जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तो उसमें रिकॉर्ड संख्या में अब तक श्रद्धालुओं ने, तीर्थयात्रियों ने धामों में आने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। तो बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु जब धामों में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर उस समय में वीवीआईपी मूवमेंट अगर ज़्यादा रहेगा तो उससे जो आम श्रद्धालु हैं उनको कठिनाई होती है। तो इस दृष्टि से सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी वीआईपी और वीवीआईपी जो होते हैं उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो कपाट खुलने के 15 दिन तक अपना कार्यक्रम न बनाएं, तो ताकि मतलब जो आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो इस संदर्भ में मुख्य सचिव तो आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी को, जिन्होंने धौलपुर के मुरैना में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने श्री केदारनाथ धाम पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लिया। समीक्षा के दौरान उन्होंने 10 मई को श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले सभी महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अतिरिक्त मजदूर एवं संसाधन इस्तेमाल करने के निर्देश देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को निर्माण कार्यों में इस्तेमाल हो रही सामग्री में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बद्रीनाथ पहुंचकर चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यात्रा सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाने और निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश देते हुए साथ ही धाम में पहुंचने पर उन्होंने यात्रा व्यवस्था और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। वैकल्पिक मार्गों को भी सुचारू रखने की बात कही। चारधाम यात्रा के दौरान लक्ष्मण झूला क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए पुलिस ने कई तैयारियां की है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने एक इंटरसेप्टर और 2 हिल पेट्रोलिंग यूनिट की तैनाती कर दी है। लोकेश्वर सिंह ने बताया कि इंटरसेप्टर में आधुनिक कैमरे, स्पीड गन, रडार गन, एल्कोमीटर जैसे यंत्र मौजूद है। रडार गन से ओवर स्पीड, आधुनिक कैमरों से यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। उनके ऑनलाइन चालान भी काटे जा सकते हैं। इंटरसेप्टर वाहन में एक सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही मौजूद रहेंगे। हिल पेट्रोलियम यूनिट दुपहिया वाहनों में 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। तैयारियों की जांच के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मॉक ड्रिल किया है। ऑपरेशन देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में चलाया गया। देहरादून में भूकंप से बचने का अभ्यास किया गया। आपदा कंट्रोल रूम से सभी तहसील और पुलिस थानों को अलर्ट किया गया।
जो अभी शुरू होने वाली है इसके परिप्रेक्ष्य में जो है एनडीएमए द्वारा यहाँ पर जो है एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जो कि एक यहाँ पे स्थानीय जीजीआईसी भी जो है चिन्हित किया गया था। तो यहाँ पर एक अर्थक्वेक का सिनेरियो दिया है कि भूकंप आया है, जिस कारण स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे और उस दौरान जो है स्कूल के दौरान यहाँ पर कुछ बच्चे क्लास में फंस गए। उनको जो है वहाँ पे से बताया गया कि 5 से 6 बच्चे थे, इंटरवल का टाइम था तो क्लास में बैठे थे, उनको वहाँ हमारे द्वारा जो यहाँ पे रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की बारी है। वहीं अब नगर निकाय चुनाव में लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान सूची में नाम नहीं होने की शिकायतें भी प्राप्त हुई, जिसे देखते हुए अब वह प्रदेश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए शिविर लगाने की तैयारी कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि मतदान सूची में नाम छूटने की शिकायतों को देखते हुए सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। इसमें सभी निकाय और वार्डों में 7 दिन के कैंप लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा कि 15 दिनों के अंदर सभी डीएम राज्य निर्वाचन आयोग को संस्तुति रिपोर्ट भेजेंगे, जिसके आधार पर नामों को जोड़ना, हटाना और सुधार करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने जो शिकायत मिली है कि देहरादून में या अन्य कई शहरों में जहाँ पर मतदाता सूचियों में कई लोगों के नाम छूट गए हैं, तो हमने सभी जिलाधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। उसमें उनको निर्देश किया गया है कि वो 7 दिन का कैंप लगाएं, शिविर लगाएं प्रत्येक नगर निकाय में, वार्ड में, और वहाँ पर इसकी जो है फिर जांच करके 15 दिन के भीतर वो अपनी संस्तुति रिपोर्ट हमें भेजेंगे और हम जो उनके नाम उसमें जुड़ने हैं या डिलीट होने, शुद्ध होने हैं, वो हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में बढ़ते डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों को लेकर सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एसओपी जारी की है। इसी के चलते दूर अस्पताल ने डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया के लिए अलग से वार्ड निर्धारित किए गए हैं। अभी तक 1 मरीज डेंगू का पाया गया है, 4 मरीज चिकनगुनिया के थे, जिनमें से 2 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। स्वास्थ्य सचिव ने जो एसओपी जारी की है उसका पालन किया जा रहा है। चिकनगुनिया के लिए जो इन्फेक्टिव वार्ड है वो हमने अलग से नॉमिनेट कर रखा है। जैसे कि आयुष्मान बिल्डिंग में हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर है राइट साइड में, और अभी जो हमारे पास फिगर है वो है अभी तक एक जो है डेंगू पेशेंट है, वो भी पुराना, वो एलाइजा कंफर्म पेशेंट था। उसके अलावा टोटल अभी एडमिटेड जो थे वो 4 पेशेंट थे हमारे पास चिकनगुनिया के, जिसमें एक नया है, एक पुराना है और 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये है, और सरकार की जो भी गाइडलाइन है वेक्टर बॉर्न डिजीज या मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस को लेकर के, उन सभी का पालन हमारे यहाँ अस्पताल में किया जा रहा है। चाहे वो कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने देने के लिए मच्छरदानी का उपयोग है, इस तरह का, ये सारा हमने व्यवस्था कर दी है। नए होफ के पद पर वरिष्ठ अधिकारी धनंजय मोहन अब जंगलों की आग पर नए तरीके से काबू करेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ निर्णय तुरंत लेने शुरू कर दिए हैं। जंगलों की आग को लेकर एक ऐप बेस्ड रिपोर्टिंग होगी। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग में ऐसी व्यवस्था चल रही थी जिसे अब पूरे प्रदेश में लाया जाएगा। 1 महीने के अंदर इसे लाया जा सकता है। इससे प्रबंधन में सुधार होगा और हम एक स्क्रीन पर देख सकेंगे कि कहां पर आग लग रही है और टीम कहां जा रही है। साथ ही कहा कि ग्रामीण लोगों और महिला मंडल को भी इससे जोड़ा जाएगा। रिपोर्टिंग को भी अभी ऑलरेडी हम करीब पिछले 2 साल से रुद्रप्रयाग डिवीजन में एज अ पायलट चला रहे थे उसको, तो अभी हमने आज ही डिसीजन लिया है कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे पूरे स्टेट में जल्दी से जल्दी, और हमारी कोशिश ये है कि विद इन अ मंथ हम इसको ऑपरेशनलाइज भी कर लें। उस पर हम लग गए हैं ऑलरेडी। उससे क्या होगा कि आपका मैनेजमेंट हर लेवल से, चाहे वो डिवीजन पे हो चाहे वो स्टेट हेडक्वार्टर पे हो, आप सीधा स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कहाँ पे आग लग रही है, कहाँ पे टीम्स जा रही हैं। इस तरह की चीजें हम डालना चाह रहे हैं। प्लस उसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें हमारे को जो कम्युनिटी
अन्य क्षेत्रों में गर्मी तेज होने के साथ ही अल्मोड़ा में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शुमार, चितई और जागेश्वर मंदिर में पर्यटन को और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के मंदिर माला मिशन के तहत पीएम नरेंद्र मोदी के जागेश्वर धाम आने के बाद चितई और जागेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। इससे पर्यटन रोजगार से जुड़े व्यवसायियों को फायदा मिल रहा है। जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष का कहना है कि पीएम मोदी के जागेश्वर दौरे के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ में बम्पर इजाफा हुआ है। पिछले साल पीएम मोदी जी के यहाँ आने के बाद यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा यहाँ पर जो मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कार्य किए जा रहे हैं और जो उससे भी पर्यटक यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। इस सीजन में इस बार यहाँ पर बम्पर भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। फायदा हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है। अभी 10-15 दिन हो गए, अभी जून तक चलेगा ये रात। तो पहले से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है, नीचे बंगाल, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और भी इंडिया से आ रहा है। आईपीएल के मैच के दौरान देश भर में ऑनलाइन सट्टे लगने का काम जोरों पर है। देहरादून पुलिस ने ऐसा ही एक गैंग दबोचा है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि लंबे समय से देहरादून के पास एक गैंग के सक्रिय होने की खबरें सामने आ रही थी। सिंह ने बताया कि इनके पास से 50 मोबाइल फोन और कुछ लैपटॉप बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल ऑनलाइन लोगों से अकाउंट खुलवाते थे और गूगल के माध्यम से लोगों से पैसा लगवाते थे। टीम भेजी गई थी और वहाँ टीम ने जब वहाँ दबिश दी तो वहाँ पर 9 लोग इसमें पाए गए संदिग्ध अवस्था में, जिनके 50 मोबाइल उसमें ऑपरेट कर रहे थे, 8 लैपटॉप थे, जिसमें सभी पर ऑनलाइन सट्टा चल रहा था। पूरी पूछताछ में जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ के 6 लोग और बिहार के इसमें 3 लोग हैं जो ऑनलाइन सट्टा इंटरनेशनल जो ग्लोबल साइट्स है उसके माध्यम से कस्टमर बनाते हैं और उसके बाद लॉगिन आईडी क्रिएट करके पैसे लेने के बाद लॉगिन आईडी देते हैं, जिसके आधार पर सट्टे को ऑनलाइन खेला जाता है और अकाउंट नंबर मिले हैं जिसके आधार पर पैसा आता है और पैसे के आधार पर ये ऑनलाइन सट्टे को चलाते हैं। तो इस तरह के एक नेटवर्क जो यहाँ पर पनप रहा था, जो चल रहा था, उसमें 9 लोग की गिरफ्तारी अभी की गई है। उसमें 50 मोबाइल और 8 लैपटॉप अभी इनसे बरामद हुए हैं। तो वहाँ एक टीम भेजी गई थी और वहाँ टीम ने जब वहाँ दबिश दी। इन दिनों प्रदेश के जंगलों में आग धधक रही है। आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि जंगलों में आग लगना एक तरह से प्राकृतिक आपदा ही होती है। साथ ही कहा कि जिस तरह से हीट वेव का प्रकोप बढ़ा है उससे इस तरह की घटना हो रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री की पहल पर हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास किया गया। इस आपदा प्रबंधन, फॉरेस्ट विभाग और अन्य विभागों की सामूहिक रूप से काम किया जा रहा है। देखिए, फॉरेस्ट फायर एक वो भी कह सकते हैं, एक फॉरेस्ट फायर भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत उसको भी रखा गया है। वो भी एक नेचुरल क्लाइमिटी है। क्लाइमेट चेंज की मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो स्थितियाँ बनी हुई है, जिस तरह से हीट वेव का प्रकोप हो रहा है प्लेन एरियाज में, अब तो हमारे जो नीचे के तराई एरिया वो भी काफ़ी गर्म हो रहा है। उसके कारण ये जो हमारे चीड़ के जहाँ पर ये है फॉरेस्ट हैं, उन एरिया में ज़्यादा ये घटना घट रही है। चीड़ का जानते हैं, वहाँ पर तुरंत आग लग जाता है उसमें, क्योंकि इतना ऑयल होता है। और ये भी सामने आई है बात कि ज़्यादातर जगहों में ये ह्यूमन इंटरवेंशन, मानव जनित ये आग लगी है। चारधाम यात्रा में कुछ ही दिन शेष है। ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक सीईओ अनुज आर्य ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी एरिया का निरीक्षण कर लिया गया है। ऋषिकेश और मसूरी एरिया हमने दौरा किया। उन्होंने कहा कि आईएसबीटी की व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव किए गए हैं। जगह जगह पर फोर्स तैनात किए जाएंगे ताकि व्यवस्था सही बनी रहे। यात्रा से पहले हम लोगों ने एरिया विजिट कर लिया है। ऋषिकेश में भी विजिट की गई है, मसूरी में विजिट की गई और हमारे द्वारा आईएसबीटी पे भी कुछ व्यवस्थाओं में थोड़ा से चेंजेस किए गए हैं, जिससे ट्रैफिक का लगातार मूवमेंट अच्छा आसानी से बना रहे। और चारधाम रूट पे विशेषकर हमने फोर्स को जो है स्ट्रेटेजिक तरीके से डिप्लॉयमेंट करने का भी प्लान किया गया है।
उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की तैयारी प्रवेश द्वार ऋषिकेश में पूरी हो गई है। यहां से पहली बसों का बेड़ा 9 मई को रवाना होगा। यात्रा मार्ग पर जाने के लिए 2200 बसों का बेड़ा तैयार है। अभी तक 200 से ज्यादा बसों की बुकिंग एडवांस में हो चुकी है। लाखों यात्रियों के आने की उम्मीद से परिवहन कारोबारियों की चेहरे खिले हुए हैं। संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष नवीन रमोला ने बताया कि पिछले 2 महीने से यात्रा की तैयारी परिवहन कारोबारी करने में लगे हैं। हमारी जो चार धाम में यात्रा में जो बसें जाती हैं उनकी तैयारी पिछले 1.5-2 महीने से चल रही थी, वो लगभग अब पूर्ण हो चुकी है और हमारे पास इसमें 2200 के लगभग सारी बसें यात्रा में चलने के लिए तैयार है। ग्रीन कार्ड लगातार बंद है और लगातार बस थोड़ा सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमारी गाड़ियां जानी थी वहाँ, तो कल भी नहीं जा पाई और आज भी दिक्कत आ रही है। अभी तक सर्वर चालू नहीं हुआ है, उससे क्या है ग्रीन कार्ड बनने में दिक्कत आ रही है और डिले हो रहा है, वो खिसकता जाएगा सर। देहरादून में जिले स्तर पर चार धाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य महकमा अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि ऋषिकेश के ट्रांजिट पॉइंट में पर्यटन विभाग ने 5 बेड का अस्पताल बना के दिया है। जो भी यात्री उस अस्पताल में आएगा वह उसका पंजीकरण होकर हंस फाउंडेशन के साथ मिलकर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केदारनाथ जी के कपाट खुलने जा रहे हैं, तो क्योंकि अब पिछले साल से ऋषिकेश में जो हमारा ट्रांजिट पॉइंट है, यहाँ पे कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा हमको एक 5 बेड का हॉस्पिटल बना के दिया हुआ है, तो उसी को हम 6 तारीख तक फंक्शनल कर देंगे। तो उसमें 24/7 हमारे यात्री जो भी आएगा, एक तो उसी पॉइंट पे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, तो हम हंस फाउंडेशन के सहयोग से एक तो उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। तो जो भी 50 साल से ऊपर के यात्री हैं और इनका ये बीपीएस वगैरह बढ़ा हुआ आएगा, तो हम उनको लिखित में उनसे कंसेंट लेके तभी यात्रा मार्ग के लिए। देहरादून में इन दिनों कई जगहों पर कचरे के ढेर से लोग परेशान हैं। निगम के अंदर गाड़ियों के टूटे फूटे कचरे से निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि कचरा उठाने के लिए शहर में 2 तरह की व्यवस्थाएं चलती है। एक डोर टू डोर जो आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। सड़कों पर कचरा निगम के कर्मी उठाते हैं। कचरे उठाने के लिए 2 तरह की व्यवस्थाएं शहर में चलती हैं। एक व्यवस्था है जो डोर टू डोर हमारे आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा जो रोड स्वीपिंग या अन्य कचरा रोड पर इकट्ठा होता है, उसके लिए हमारे नगर निगम के कार्मिक ही उसकी सफाई करते हैं और उसको ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से हमारे ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। तो जहाँ भी ऐसी यदि अव्यवस्था दिखती है तो वहाँ पर संबंधित को तत्काल निर्देशित किया जाता है। कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम खूब रुपए खर्च कर रहा है, इसके बावजूद संबंधित कंपनियां लापरवाही कर रही है। इसे लेकर नगर निगम ने कूड़ा कलेक्शन करने वाले कंपनी इकोन पर 10-10 हजार रुपए के 2 चालान किए हैं। एमएनए गौरव कुमार ने बताया कि इकोन कंपनी को देहरादून में 26 वार्ड से घर घर जाकर कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निगम के अधिकारियों के अनुसार पिछले कई दिनों से कंपनी की ओर से कूड़ा उठाने में लापरवाही की जा रही है। गौरव कुमार ने बताया कि कंपनी ने कूड़ा उठाया नहीं है, इससे चालान कर दिए गए हैं। ये रूटीन प्रक्रिया है जिसमें हमारे स्टाफ के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। हमारे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, हमारे अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त के द्वारा जगह जगह निरीक्षण किया जाता है। उसमें जहाँ भी लापरवाही आती है उसमें उनके एग्रीमेंट में जो भी हमको प्रावधान दिए गए हैं उसके क्रम में उनको जुर्माना अधिरूपित किया जाता है। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे A1 टीवी के साथ। नमस्कार।